हेलो सभी को, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया हैं, मज़े में हैं। तो चलिए, कल हमने देखा था पृथ्वी के आंतरिक संरचना चैप्टर 3, है ना। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत को। और आज हम पढ़ने वाले हैं उसी का चैप्टर 3, जिसको आज हमने कवर कर लिया था। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत को देख लिया था, भूविज्ञान के क्या क्या साधन संसाधन को देख लिया था। आज हम देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या होती है। इसके जस्ट बाद भूकंप है ना। जो हमारा एनसीईआरटी में अगर हम देखें बुक वाइज, तो उसमें क्या लिखा है? भूकंप लिखा है। लेकिन भूकंप क्या है कि हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है उसको हम कैसे विभाजित करेंगे, हम कैसे करेंगे कि हमें पता चल जाए कि पृथ्वी की आंतरिक भाग में क्या है। तो हमने देखा था हमारे पास प्रत्यक्ष स्रोत क्या है और अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है। देखा था कि नहीं देखा था? देखा था। तो देखिए कि हमारे पास जो पृथ्वी, हम इसको तरबूज की तरह तो नहीं काट सकते हैं कि हम यहाँ से काट के और देख लें कि इसके अंदर क्या है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा तरबूज नहीं, ये क्या है? हमारे पास पृथ्वी है। ना ही हम इसको क्या कर सकते हैं, ना ही हम इसका कुछ ड्रिलिंग कर सकते हैं कि आज से पार आज तक ऐसा कोई भी भूवैज्ञानिक ऐसा कुछ कोई भी ऐसी ट्रिक या कोई भी ऐसी परियोजना, कोई भी ऐसी विधि नहीं निकाली गई है जिससे हम पृथ्वी को एक भाग से दूसरे भाग तक क्या कर सकें, छिद्र कर सकें और पता कर सकें कि पृथ्वी के अंदरूनी भाग में क्या है। तो इसके आधार पर भी हम नहीं देख सकते। अब बात करते हैं उल्काएं पिंड की। कल हमने देखा था इसकी प्रत्यक्ष साक्ष्य में उल्काएं पिंड। तो उल्काएं पिंड भी क्या करते हैं? जब भी उल्काएं पिंड क्या होती हैं, आसमान से, जब हमने देखा था पृथ्वी क्या होती है, एक छोटे से छिद्र से, छोटे से एकाकी परमाणु से क्या हुआ? विस्फोट हुआ, और विस्फोट से क्या हुआ? पृथ्वी बनी, ग्रह बने। उसी ग्रह से क्या बने? अनेक उल्काएं पिंड भी बने। तो जब अंतरिक्ष में क्या हुआ कि जब वो भ्रमण करते करते जब कभी कभी उल्काएं पिंड पृथ्वी पर आकर गिरती हैं, तो हम देखते हैं कि उसके क्या हो गए, उसके जो पिंड है, जैसे कि ये उल्का पिंड है, उस उल्का पिंड जब वहां पे भ्रमण करती, तो इसकी जो ऊपरी परत है, उल्का पिंड की जो ऊपरी परत है, वो क्या हो जाती? क्षीण हो जाती। वहां पे क्या हो जाती? वहां पे परत क्या हो जाती? घिस जाती, और सिर्फ पृथ्वी तक को उसका क्या पहुंच पाता है? आंतरिक भाग पहुंच पाता है। तो इसलिए हम उल्काएं पिंड से भी क्या नहीं कर सकते? पृथ्वी का क्या नहीं कर सकते? जांच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो हमारे उल्का पिंड जो है वो पृथ्वी तक क्या पहुंच पाते? सिर्फ उनका केंद्रीय भाग पहुंच पाता है। अब हम बात करते हैं घनत्व, तापमान, और द्रव्यमान की। फर्स्ट हमने देखा था, क्या बताई थी मैंने? कोई भी परिधि या गहरी परियोजना हमने देखा था, परियोजना लिखते हैं, नहीं है जिससे हम क्या कर सकें? पृथ्वी की वैकल्पिक जो हमें प्रायोगिक हम उसका परीक्षण करके क्या कर सकें? पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देख सकें। तो ऐसा आज तक हमारे पास कोई भी परियोजना नहीं हुई है। सेकंड हमने देखा था, क्या देखा था कि पृथ्वी पर क्या है? उल्काएं पिंड गिरती। क्या गिरती हैं? उल्काएं पिंड जो है वो पृथ्वी पर आकर गिरते, उनसे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखते। तो हमने देखा कि हम उससे भी क्या नहीं माप सकते? पृथ्वी की आंतरिक संरचना को माप नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी तक आते आते सिर्फ उनका केंद्रीय भाग ही बचता है, बाकी ऊपरी आवरण जो होता है वो कैसा हो जाता है? क्षीण हो जाता है। हवा में कैसा हो जाता है? वायु में क्षीण हो जाता है, और सिर्फ हम पृथ्वी तक आते आते सिर्फ क्या बचता है? उनका केंद्रीय भाग बचता है। तीसरा हमने देखे थे घनत्व के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने की कोशिश की थी। तो घनत्व क्या है? जब भी पृथ्वी का क्या होता है, हमने देखा था कि सबसे पहले हमने देखा था तापमान क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर गहराई पर जाने पर 32 डिग्री जो है 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? लंबाई बढ़ जाती। अब जब तापमान अंदर जाने पर बढ़ेगा, तो अब देखो, अंदर जब भी हम पृथ्वी के जाएंगे, हमारी पृथ्वी सन केंद्री है। कैसी है? सन केंद्री मतलब केंद्र के अंदर क्या है? गोले के अंदर गोला, गोला के अंदर गोला। समझ में आई बात? नहीं आई? देखो क्या है हमारी पृथ्वी भी है, ये है, इसको बोलते हैं सन केंद्रीय संरचना। क्या बोलते हैं? सन केंद्रीय संरचना। अब ये सन केंद्रीय संरचना क्या? ये कौन सी हो गई? हमारी भूपर्पटी हो गई। क्या हो गई? भूपर्पटी। क्रस्ट वाला पार्ट हो गया। क्या हो गया? क्रस्ट, है ना। ये हो गया मेंटल। क्या हो गया? मेंटल। और ये हो गया कोर। क्या? कोर। तो हमारे पास 3 संरचना है।
तो क्या होता है कि घनत्व में जब भी हम क्या होते हैं, इनका आकार जैसे जैसे गहराई में जाते जाते इसका आकार कैसा होते जाता है, छोटा होता जाता है। आयतन कैसा होगा, छोटा होगा, और द्रव्यमान भी क्या होगा, कम होता जाएगा, बढ़ता जाएगा द्रव्यमान। जब आकार छोटा हो द्रव्यमान बढ़ेगा, तो क्या होता है कि घनत्व क्या होता है, जब किसी भी जगह पर घनत्व क्या होता है, बढ़ता जाएगा। जैसे ही आयतन क्या होगा, छोटा होगा, वैसे ही द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इस कारण से जब देखो आयतन छोटा होगा, आयतन में क्या होगी, कमी आएगी, तो स्वाभाविक सी बात है घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब घनत्व बढ़ेगा तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे लिए कोई प्रत्यक्ष स्रोत नहीं था जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकें, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का को जान सकें और उस पे बोल सकें कि ये हमारे पास प्रूफ है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना नीचे जाने पर घनत्व। बस तो ये एक विचार था, विचारधारा थी कि आयतन कम होने पर पृथ्वी का घनत्व बढ़ रहा है और नीचे जाने पर गहराई में तापमान की वृद्धि हो रही। तो ऐसा क्यों हो रहा, दबाव, तीसरी चीज आ गई दबाव, चौथी हमने कल के वीडियो में देखा था। तो बस वही रिवीजन करवा रही हूँ आपका कि दबाव देखा था कि नीचे जाने पर दबाव बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो घनत्व बढ़ रहा है। देखा था कि नहीं देखा था। अब 5 और हमने क्या देखा था कल के वीडियो में, गुरुत्वीय शक्ति देखा था, गुरुत्व बल, गुरुत्वाकर्षण बल, जो हमारे पास अप्रत्यक्ष साक्ष्य था, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल से क्या हुआ कि जब भी हम पृथ्वी के नीचे जाते हैं, है ना, तो हमारे कोई भी वस्तु पृथ्वी क्या करती है, अपने अंदर खींचती। लेकिन वो किस वजह से खींच रही है, गुरुत्वाकर्षण बल तो है वहां पे, लेकिन कितनी गहराई तक खींच रही वस्तु को ये हमें ज्ञात नहीं था। जैसे कि अगर हम देखें कि पृथ्वी पर, एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। अगर पृथ्वी पर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं अंदर चला जाऊं, कहाँ चला जाऊं, पृथ्वी के अंदर चला जाऊं, तो जब भी कोई व्यक्ति पृथ्वी के अंदर जाएगा तो पृथ्वी बहुत तीव्र गति से उसको क्या खींचेगी, अपनी ओर खींचेगी। और व्यक्ति जैसे ही क्या होगा, इस केंद्र से नीचे जाएगा, केंद्र से नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो पृथ्वी उसको नीचे क्या करेगी, उसको भेजेगी। तो लेकिन पुनः उसको क्या कर लेगी, अपनी ओर क्या कर लेगी, आकर्षित कर लेगी। और व्यक्ति या कोई भी वस्तु क्या हो जाएगी, वहीं क्या करते रहेगी, भ्रमण करते रहेगी। और ना ही वो पृथ्वी के बाहर आ सकती है और ना ही वो क्या कर सकती है, इस पृथ्वी को भेद के कहाँ जा सकती है, दूसरी ओर जा सकती है। तो ये कहाँ पर गुरुत्वाकर्षण होता है, तो केंद्र पर होता। अब अगर हम कोई भी चीज ऐसी डालें पृथ्वी पर, तो ये क्या होगी, ये ना तो यहाँ जा सकती। तो हमें कैसे ज्ञात होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के कितने भाग हैं, वहां पे क्या क्या पाया जाता। तो इससे भी हम क्या नहीं कर सकते, इसको हम नहीं माप सकते। अब आता है कि ज्वालामुखी, क्या आता है, ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी क्या है कि हमने देखा था पृथ्वी के धरातली भाग में क्या निकलता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है और उससे क्या निकलता है, लावा निकलता। उन लावा के जो क्या उनसे क्या निकाला गया, लावा की, उनको लैब में क्या किया गया, उस लावा की जांच की गई, प्रशिक्षण किया गया और वहां से क्या निकाला गया, उनकी जांच की गई और जांच में पता चला कि यहाँ के अंदर जो भाग निकल रहा है वहां से क्या खनिज निकल रहे हैं। तो इसके अलावा सिर्फ हमारे इस वाले भाग से आता है, कहाँ से आता है, ये वाले भाग से आता है, दुर्बलता मंडल से आता है। यहाँ पे क्या है, प्लाज्मा है, तो इस वाले भाग से ही निकलता है। लेकिन इस वाले भाग की तो हमें क्या नहीं, जानकारी नहीं है, इस वाले भाग में क्या हो रहा है, क्या तप रहा है, क्या पिघल रहा है, या क्या क्या खनिज पाए जाते हैं, ये भी हमें ज्ञात नहीं। तो लावा यहाँ से, तो हम ज्वालामुखी से भी क्या नहीं कर सकते, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को ज्ञात नहीं कर सकते कि अंदर क्या क्या होगा। तो अब हम देखते हैं कि भूकंप क्या है, भूकंपी तरंगे जो होती है उससे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भूकंपीय तरंगे क्या होती है। तो उसके लिए हमें भूकंप पढ़ना पड़ेगा। भूकंप तो सभी जानते हैं। भूकंप क्या होता है कि भू का कांपना या पृथ्वी का क्या होना, पृथ्वी पर कंपन होना, उसको क्या बोलते हैं, हम भूकंप बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि भूकंप के द्वारा, भूकंपीय विज्ञान के द्वारा हमें कैसे पता चला कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो सबसे पहले हम या तो आंतरिक संरचना पढ़ लेते हैं या भूकंप पढ़ लेते हैं। तो आप लोग बताइए क्या पढ़ना चाहते हैं आप।
तो अगर हम आंतरिक संरचना पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमें आंतरिक संरचना के जो भाग हैं वो काफी अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि कहाँ पर क्या होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें भूकंप समझने में सहायता होगी, क्योंकि जब हम तरंगे पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, तरंगों की जो लेयर्स हैं वो कहाँ कहाँ जाती, छाया क्षेत्र कौन से हैं, ये सब चीजें पढ़ेंगे। और अगर हम पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ लेते, फिर भूकंप पढ़ लेते हैं, तो हमें बहुत ही जो है वो माइंड में क्लियर नहीं हो पाएगा कि ये क्या चीज है और मैम हमें क्या समझा रही है। तो पहले हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, हम भूकंप पढ़ेंगे। चलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ते हैं। देखो, हमें भूकंप के तरंगों के आधार पे हमें ये पता चला कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन कौन से भाग हैं। तो अब हम पूरी संरचना को क्या पहले भूकंपी तरंगे न पढ़ के क्या पढ़ रहा है, भूकंप पृथ्वी की आंतरिक संरचना। क्यों? ताकि हमें भूकंपीय तरंगे काफी अच्छे से समझ में आए और उनका संचरण किस प्रकार से होता ये भी सटीक तरीके से समझ में आए। तो उसके लिए हम सबसे पहले भी देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो आप सभी को पता है हमारी पृथ्वी के में कितनी परतें पाई जाती हैं, कितनी परतें पाई जाती हैं, जल्दी बताओ सभी, कितनी परतें पाई जाती हैं? 3 परत पाई जाती हैं। अभी बताया मैंने, कितनी परतें पाई जाती हैं? 3 परतें पाई जाती हैं, है ना। 3 परतें पाई जाती हैं और इन 3 परतों के अंदर हम देखते हैं कि बीच वाला सबसे ऊपरी भाग को हम क्या बोलते हैं, भूपर्पटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम? भूपर्पटी बोलेंगे। फिर उसके बीच वाले भाग को हम बोलते हैं मेंटल या बोलते हैं प्रवार। क्या बोलते हैं? प्रवार। और जो बीच वाला भाग है क्रोड, उसको क्या बोलते हैं? क्रोड बोलते हैं। अब देखो, हमारी पृथ्वी की जो संरचना है ना, वो इनके अलावा भी और भागों में विभक्त है। वो कैसे? तो जो भूपर्पटी है उसके 2 भाग होते हैं, एक ऊपरी भूपर्पटी और एक निचली भूपर्पटी। तो हम देखेंगे कि ये दूसरी भाग क्या है, इसको दूसरी तरह से देखते हैं। ये चल क्यों तो अब हम देखेंगे कि भूपर्पटी कितने भागों में विभक्त हो गई? 2 भागों में। कौन कौन सी? ऊपरी भूपर्पटी, ऊपरी भूपर्पटी, ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी, निचली भूपर्पटी। ठीक है। अब वैसे ही जो मेंटल है या प्रवार वाला भाग, वो भी कितने भागों में पाया जाता है? 2 भागों में पाया जाता है। तो इसको भी हम विभक्त करेंगे। एक मिनट, इनको डॉट डॉट से विभक्त करती हूँ ना, ताकि आपको समझ में आए कि मेन क्या है और सेकेंडरी है। ये क्या है? ये दूसरी मेंटल की दो परत पाई जाती हैं, एक ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल और एक निचली मेंटल। ठीक है। अब देखते हैं क्रोट। क्रोट के भी 2 भाग पाए जाते हैं। सबसे पहले ऊपरी कोर या बाह्य कोर, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। ठीक है, या आंतरिक क्रोट। तो कितने भाग हो गए हमारे पास? पूरे पृथ्वी की संरचना के कितने भाग हो गए? 2, 2, 4 और 2, 6, है ना। मेंटल कितने भागों में विभाजित हो गई? 2। और भूपर्पटी कितने भागों में विभाजित हो गई? 2। कौन कौन सी? ऊपरी मेंटल और निचली भूपर्पटी, फिर मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, फिर आता है आंतरिक कोर और बाह्य कोर। तो बाह्य कोर और आंतरिक कोर, कोर भी कितने भागों में विभक्त हो गई? 2 भागों। अब हम देखते हैं कि हम घर में क्या खाते? पिज्जा खाते हैं सभी लोग, पिज्जा खाते। तो हमें पिज्जा के हम कितने भाग करेंगे? हम पिज्जा के पीसेस बना लेते हैं। पिज्जा के क्या करते हैं? ज्यादा लोग रहते क्या बना लेते हैं? पीसेस कट कर लेते हैं। ठीक, कर लेते कि नहीं? तो जब हमें, अब देखो यहाँ पे वैसे ही इतना ज्यादा क्या हो गई, इतना ज्यादा यहाँ पे गई लिखावट हो गई। तो हम अगर यहाँ पे और भी चीजें समझेंगे तो हमें
चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, इस पूरी संरचना, पृथ्वी की संरचना लिख लो। पृथ्वी की संरचना कैसी है, संकेंद्रीय संरचना। कैसी है, संकेंद्रीय संरचना है। कैसी है, संकेंद्रीय संरचना है। ठीक है, संकेंद्रीय संरचना मैंने बताया था कि गोले के अंदर गोला, गोला के अंदर गोला, गोला के अंदर क्या होते पाए जाते हैं, गोला पाए जाते हैं। अब क्या हुआ था, मैंने उस टाइम बताया था जब हम पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास पढ़ रहे थे कि पृथ्वी की जब उल्काएं पिंड पृथ्वी पर अगर गिरी तो क्या हुआ कि चंद्रमा उससे क्या हो गया था, विभक्त हो गया था और पृथ्वी दोनों क्या हो गए थे, अलग अलग हो गए थे। तो उसी दौरान पृथ्वी में हलचल हुई और पृथ्वी की परतों में क्या हो गया, परतें, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना उसमें क्या हो गई, परतें विभक्त हो गई। अब वो परतें जो विभक्त हुई उसमें क्या हुआ कि हलचल के दौरान जो हल्का वाला भाग था, जो कैसा था, हल्का वाला भाग था, हल्के जो चट्टानें थी, हल्के जो तत्व थे वो कहाँ चले गए, ऊपरी भाग में तैरने लगे। और जो सबसे क्या भारी और मजबूत या बोला जाए सबसे भारी जो तत्व रहे वो कहाँ चले गए, केंद्र में चले गए। जैसे एक टब में अगर हम कागज और पत्थर डालेंगे तो कागज क्या होता है, तैरने लगता है और पत्थर क्या होता है, जाके नीचे तल में जम जाता है। सेम वैसे ही प्रोसेस पृथ्वी के अंदर हुई कि उसके जो भारी तत्व हैं वो जाके क्रोड में जम गए और जो हल्के तत्व थे वो क्या होने लगे, भूपर्पट्टी में चट्टान के रूप में क्या होने लगे, ऊपर आ गए। और उससे भी बचा जो बीच वाला भाग था वो क्या हुआ, मेंटल वाले भाग में क्या करने लगा, तैरने लगा। क्या करने लगा, तैरने लगा। तो अब हम देखते हैं कि हम पिज्जा का क्या करते हैं, एक पीस उठा के क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। तो काफी यम्मी लगेगा, लगेगा नहीं। हम क्या करेंगे, इस पृथ्वी का एक छोटा सा पार्ट उठाएंगे और क्या कर लेंगे, इसको हम समझेंगे कि पृथ्वी में क्या क्या होता है और पृथ्वी की संरचना में क्या इकाई में हम विभक्त कर सकते हैं और इसके अंदरूनी भाग को हम समझेंगे कि पृथ्वी में क्या होता है और किस परत की क्या विशेषता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लिए हो तो नोट कर लो। अब हम समझते हैं कि सबसे पहली परत जो होती है भूपर्पट्टी। क्या समझते हैं, भूपर्पट्टी क्या होती है। तो भूपर्पट्टी हम जानते हैं कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्या बोला जाता है, भूपर्पट्टी बोला जाता है। समझते कि नहीं, अच्छा एनसीईआरटी से बताती हूँ। पृथ्वी की आंतरिक सबसे बाहरी भाग होता है, क्या होता है, जो भूपर्पट्टी है वो पृथ्वी का कैसा होता है, सबसे बाहरी भाग होता है और यह बहुत भंगुर भाग होता है। भंगुर भाग कैसे होता है, देखो यहाँ पे क्या होती है, चट्टानी भाग है ना, बाहरी भाग है, चट्टानी भाग है। तो ये कैसा होता है, भंगुर। भंगुर मतलब कि ये बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है, टूट जाता है, ब्रिटल टाइप का होता है कि बहुत ही जल्दी क्या हो सकता है, टूट सकता है। तो ऐसा कौन सा भाग है, भूपर्पट्टी है ना। तो पहले लिख लो इसकी विशेषता कि ये सबसे बाहरी भाग है, ये सबसे बाहरी भाग है। दूसरा क्या लिखोगे कि ये इसकी जो प्रकृति है या प्रवृत्ति कैसी होती है, ये भाग की विशेषता क्या होती है कि ये क्या होता है, बहुत ही जल्दी टूट जाता है। ये भंगुर प्रजाति का होता है, भंगुर होती है, भंगुर नहीं, देखो ये बहुत जल्दी टूट सकती है, टूट सकती है। ये लिख लिया। अब हम देखते हैं मेन विशेषता की, भूपर्पट्टी की मेन विशेषता क्या, और क्या विशेषता है इसकी कि महाद्वीपों, भूपर्पट्टी की मोटाई महाद्वीपों व महासागरों के नीचे अलग अलग में विभक्त होती, मतलब महाद्वीपों के नीचे अलग है और महासागरों के नीचे अलग भूपर्पट्टी की क्या है, मोटाई है या गहराई है। और महासागरों में भूपर्पट्टी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कैसी है, कम होती है। ये लाइन कैसे समझाएं, तो चलिए देखिए इस वाले डायग्राम को देखिए कि क्या होता है कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी किस भागों में विभक्त है, दो भागों में, ये तो सभी को पता है। इसकी जो पृथ्वी की जो है वो धरातल से, लिखो सबसे पहले, धरातल से 0 से 32 किलोमीटर तक, 32 किलोमीटर तक कहाँ पाई जाती है, 32 या 30 लिख लो, कहीं कहीं पर 30 लिखा, कहीं 32 लिखा है। धरातल से 0 से 32 किलोमीटर तक क्या पाई जाती है, भूपर्पट्टी पाई जाती है। तक भूपर्पट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब लिखो कि महासागरी
महाद्वीपों में इसकी गहराई, इसकी समझाऊंगी अभी, लिखो पहले। इसकी गहराई महाद्वीपों में लगभग 32 किलोमीटर तक, लगभग 32 किलोमीटर तक, एवं जो प्लेन वाला भाग, ठीक है, एवं पर्वतीय क्षेत्र में 70 किलोमीटर तक और महासागरीय क्षेत्र में 5 से 8 किलोमीटर तक पाई जाती है, होती है, ठीक है। अब इसका घनत्व देख लेते हैं। कैसे, देखो ये चित्र समझो कि ये जो भूपर्पट्टी की है, जो रेड से मैंने किया है, ये देखो, ये धरातल, ये महासागरीय वाला भाग है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है और यहाँ पे क्या है, पर्वत है, और ये क्या है, जो स्थल वाला भाग है, ठीक है। तो क्या हुआ कि इस वाले भाग में, इतने वाले भाग में कितना पाई जा रही है, उसकी जो गहराई है भूपर्पट्टी की, वो कितनी पाई जा रही, 30 से 32 किलोमीटर तक पाई जा रही। कितनी, 30 से 32 किलोमीटर। वही देखिए ये पर्वतीय वाला भाग, यहाँ पर कितने किलोमीटर तक पाई जा रही है, 70 किलोमीटर तक पाई जा रही है। और वहीं देखिए ये महासागरीय वाला भाग, महासागरीय गहराई कहाँ पाई जा रही है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से कितनी पाई जा रही है, महासागर, ये 0, ये उसका सतही भाग है, ये 0 से कितने किलोमीटर तक पाई जा रही है, 5 किलोमीटर तक, या ज्यादा से ज्यादा कहीं कहीं पर क्या पाई जाती है, 8 किलोमीटर तक पाई जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं कि यहाँ पे हल्के पदार्थ बोला जाता है, कि हल्के पदार्थों से बनी चट्टानी भाग, तो वो हल्के पदार्थ क्या, जो हमारी भूपर्पट्टी काय से बनी है, सियाल से बनी है। सियाल मतलब होता है सिलिका और एल्यूमिनियम से क्या हुआ है, मिलकर बनी। देखो सिलिका और एल्यूमिनियम जो धातु है वो कैसी होती है, सबसे हल्की होती है। सबसे हल्की होने के कारण क्या हुआ कि वो जो गोला था उसमें क्या होने लगी, वो तैरने लगी, और तैर के कुछ समय बाद वो वहां पे क्या हो गई, चट्टानी रूप में क्या हो गई, स्थिर हो गई। तो उसी को हमने बोलेंगे कि भूपर्पट्टी में प्रमुख रूप से, लिखो, भूपर्पट्टी में इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रमुखता पाई जाती, प्रमुखता होती है। अब नीचे जगह नहीं है, इसे ही सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, इसी को क्या बोला जाता है, सियाल बोला जाता है। कहाँ लिखूं मैं, यहाँ लिखूं, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम मिलके क्या बनता है, सियाल बनता है। मतलब यहाँ पे क्या पाया जाता है, सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रमुखता होती है। इसलिए तो हमारे भारत में क्या है, या पूरे अगर देखा जाए हम बाजारों में, कि एल्यूमिनियम क्या होता है, सबसे सस्ता मिलता है। क्यों, क्योंकि अब इतनी ही भरपूर मात्रा में क्या हमारे ऊपर, हमारी पृथ्वी में पाया जा रहा, तो अब इतनी प्रचुर मात्रा में उसको खुदाई करने के लिए ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती। अब ऊपर ही है, चट्टाने क्या है, वहीं पर विभक्त हैं, तो क्या होता है कि इतनी सस्ती मात्रा में हमें एल्यूमिनियम बहुत कम कीमत में क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो इतना समझ में आ गया। भूपर्पट्टी की 2 परत होती है। कौन कौन सी होती है, ऊपरी भूपर्पट्टी और निचली भूपर्पट्टी। तो ऊपरी भूपर्पट्टी और निचली भूपर्पट्टी मिलकर क्या बनता है, भूपर्पट्टी मिलता है। ये सबसे बाहरी भाग होता है, ठीक है। ये कैसी होती है, बहुत जल्दी क्या सकती है, ये टूट सकती है, मतलब ये टूट जाती है। जब ज्वालामुखी वगैरह निकलते हैं तो कैसी हो जाती है, टूट जाती है, तभी तो वो बाहर आते हैं। अगर ये टूटती नहीं तो ज्वालामुखी बाहर कैसे आते, है ना। फिर धरातल से ये कहाँ तक पाई जाती, 0 से 32 किलोमीटर तक क्या पाई जाती, भूपर्पट्टी की क्या होती है, गहराई होती, क्या होती है, गहराई होती है, गहराई तक पाई जाती है। फिर महाद्वीपों में इसकी गहराई 32 किलोमीटर और पर्वतीय क्षेत्रों में 70 किलोमीटर एवं महासागरीय क्षेत्र में 5 से 8 किलोमीटर तक पाई जाती है। मैंने बताया कि 5 से 7 किलोमीटर तक पाई जाती है। चलिए ठीक है,
देखो अब इसका ऊपरी भाग और आंतरिक भाग क्या है, ये देखो पृथ्वी, ये अगर हम बोले पृथ्वी, तो पृथ्वी का ये वाला भाग जिसमें हम क्या कर रहे हैं, धरातली भाग जिसमें हम क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, ये क्या है, सबसे बाहरी भाग है, सबसे ऊपरी भूपरपट्टी है। और पृथ्वी के निचली वाला भाग मतलब कि मेंटल के ऊपर वाला भाग जितना भी है वो क्या है, इसका आंतरिक भाग है। इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, भूपरपट्टी बनता है। मतलब ये भाग, ये जो ऊपरी परत जो बाहर हमें ये, और ये अंदर वाला भाग, मतलब एक लाइन खींचे तो इसका ये वाली बॉर्डर बाहर वाली, देखो अगर मैं इसको मोटा कर दूं, एक मिनट, देखो अब भूपरपट्टी 32 किलोमीटर तक पाई जा रही, 32 किलोमीटर तक पाई जा रही। तो ये जो बाहर वाला भाग है ना, ये क्या है, बाहर वाला भाग है। और ये, और मेंटल यहाँ से स्टार्ट होता है, तो मेंटल के बीच में ये वाला जो भाग है वो क्या है, इसकी आंतरिक परत है ना। तो ये नीचे तक कहाँ तक पाई जा रही, 32 किलोमीटर तक पाई जा रही। तो उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से भूपरपट्टी समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। और एक चीज बता देती हूँ, यहाँ पे फैक्ट आपकी बुक में नहीं लिखा है कि ये काय से मिलकर बनी होती है। ये ग्रेनाइट और बेसाल्ट क्या होते हैं, यहाँ पे ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों की यहाँ पे क्या होती है, प्रमुखता होती है। यहाँ पे कौन सी चट्टान मिलती है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टान सबसे ज्यादा मिलती है, ठीक है। तो ये नोट कर लो। अब हम पढ़ेंगे मेंटल क्या है। मेंटल थोड़ा बड़ा है, थोड़ा उसको डीपली हमें जाना पड़ेगा, तो ये नोट कर लो, ये डायग्राम बना लो सभी बच्चे। चलो अब हम देखते हैं कि मेंटल भाग क्या होता है या मेंटल किसे कहते हैं। मेंटल भाग, ये देखो मेंटल दो भागों में विभक्त है, एक ऊपरी मेंटल और एक निचले मेंटल, है ना। क्या है, ऊपरी मेंटल और दिख रहा है सभी को, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। अब देखो ये 32 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक, 32 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक क्या अवस्था है इसकी, ठोस अवस्था में पाई जाती। कौन सी अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती। फिर 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक काय में पाई जाती, दुर्बलता मंडल। मतलब कि यहाँ पे टोटली क्या है, प्लाजा है। प्लाजा मतलब समझते हो, मतलब तैरता हुआ लावा, है ना। लावा जो हमें दिखता है पिघला हुआ, द्रवित अवस्था में बोल सकते हैं इसको, द्रवित अवस्था, जो क्या है ना ठोस है ना ही क्या है पूरा क्या है लिक्विड अवस्था में है, ना ही पूरा द्रव्य है, क्या है प्लाज्मा में विभक्त है। उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। जैसे कि हम देखते हैं जेल, जेल देखते हैं कि नहीं, जेल कैसा है, ना तो वो कैसा है ठोस है और ना ही वो कैसा है कि द्रव्य है। वो क्या करता है, बस जेल जो है वो कैसा है, प्लाज्मा अवस्था में। उसी अवस्था में क्या है, हमारा दुर्बलता मंडल है। और फिर इसके निचली हिस्से में क्या है, निचली हिस्से से मिलकर क्या बनता है, फिर ठोस अवस्था है। निचली मेंटल में भी क्या है, ठोस है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम कोर को। तो चलिए हम देख लेते हैं मेंटल क्या है। मेंटल या व्यवहार, है ना, ये कितने भागों में विभक्त है, ये कितने भागों में पाई जाती है, दो। कौन कौन से, ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल और बाहरी मेंटल, निचला मेंटल। नितिन बंद कर। तो हम अब देखने वाले थे मेंटल को, ठीक है, मेरी वॉइस सही आ रही है। तो मेंटल देखने वाले थे। तो मेंटल हमने देखा था, हमने भूपरपट्टी देख लिया था, मेंटल देख रहे थे। तो ये कहाँ तक पाया जाता है, ये लगभग 32 किलोमीटर से 100 किलोमीटर क्या होता है, पाया जाता। कौन, ऊपरी मेंटल, सॉरी दुर्बलता मंडल। उसके नीचे कौन सा पाया जाता है, 400 किलोमीटर से ये 100 से 400 किलोमीटर तक क्या पाया जाता, दुर्बलता मंडल पाया जाता। दुर्बलता मंडल किस अवस्था में है, प्लाज्मा अवस्था में। प्लाज्मा अवस्था फॉर लाइक जैसे क्या बोलूं मैं, हाँ जेल, जो मैंने बताया था आपको, जेल के में पाया जाता। तो देखिए ये जो हम अगर ऊपरी मेंटल को देखें तो इसकी जो बोला जाए कि इसकी
लेयर जो है ये कहाँ से कहाँ तक विभक्त है, ऊपरी लेयर जो है वो 32 से 700 तक, 32 से 700 किलोमीटर तक है। वहीं 700 से 29 किलोमीटर तक क्या है, निचली मेंटल। 700 से 2900 किलोमीटर तक क्या पाई जाती है, निचली मेंटल पाई जाती है। अब इस ऊपरी मेंटल के अंदर देखिए, ऊपरी मेंटल के अंदर 32 से 100 तक जो अवस्था है, 32 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक की जो अवस्था है वो कैसी अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। हमारी पृथ्वी की जो संरचना है ये हमें कहाँ से पता चला, ये हमें भूकंपीय तरंगों से पता चला कि 32 से 100 किलोमीटर की जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था में है, हमारी पृथ्वी ठोस अवस्था में है। वहीं हम देखेंगे कि 100 से 200 किलोमीटर में जो है वो हमारी पृथ्वी कौन सी अवस्था में है, प्लाज्मा अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है, प्लाज्मा अवस्था। 100 किलोमीटर तक कौन सी अवस्था में है हमारी पृथ्वी, कहाँ तक है, प्लाज्मा अवस्था में। अब उसके बाद हमारी पृथ्वी जो है फिर उसके बाद 400 से लगभग 700 किलोमीटर तक फिर कौन सी अवस्था में हो जाती है, ठोस अवस्था में हो जाती है। कौन सी अवस्था में हो जाती है, ठोस अवस्था में हो जाती है। और इसी जो ठोस अवस्था में होती है, इसी 100 से 200 किलोमीटर की जो अवस्था होती है, 100 से 400 किलोमीटर की जो अवस्था है, यहीं पर क्या पाया जाता है, दुर्बलता मंडल पाया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी में क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। और ज्वालामुखी उद्वेलन में जो लावा निकलता है वो कहाँ से निकलता है, इसी अवस्था से निकलता है। तो ये हो गई हमारी ऊपरी मेंटल। अब हम बात करते हैं निचली मेंटल की। तो निचली मेंटल जो है वो 700 से लेके कौन सी अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। कौन सी अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको कि निचला मेंटल जो है वो काय की कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। वही ऊपरी मेंटल कौन सी अवस्था में, 3 अवस्था में पाया जाता है। जैसे 32 से 100 किलोमीटर तक ठोस अवस्था में है ऊपरी भाग जो है मेंटल का। फिर 100 से 400 किलोमीटर की अवस्था जो है वो प्लाज्मा अवस्था में है, प्लाज्मा अवस्था में है, लिक्विड के द्रवित फॉर्म में है। वहीं 400 से 700 किलोमीटर तक फिर जो नीचे वाला भाग है वो फिर से कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। वहीं निचला मेंटल 700 से 2900 तक कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में। अब हम देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या क्या है, दोनों को मिलाकर क्या बनता है। तो सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि जो हमारी मेंटल वाला भाग है उसमें क्या पाया जाता है। मेंटल वाले भाग में अगर हम देखें तो हम यही लिखेंगे कि मेंटल में क्या पाया जाता है, ये कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है, 32 से 2900 किलोमीटर तक क्या पाई जाती है, इसकी गहराई पाई जाती है। अगर पूरे मेंटल को देखें तो कहाँ तक पाई जाती है, 32 से कहाँ तक पाई जाती है, 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है। और क्या देखेंगे, ये काय से बनी होती है, तो ये सीमा से बनी होती है। काय से बनी होती है, सीमा से बनी होती है। सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर क्या होती है, बनी होती है। काय से मिलकर बनी होती है सिलिका, तो काय से मिलकर बनी होती है सिलिका, और मैग्नीशियम से मिलकर क्या होती है, बनी होती है, जिसको क्या बोलते हैं, सीमा बोलते हैं। मतलब इसमें क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा काय की मात्रा पाई जाती है, सिलिका की और मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण से इसको क्या बोलते हैं, सीमा बोलते हैं। और ये जो परत है इसमें एक जो असंबता, मतलब कि ये जो परत है दिख रही है ना आपको, ये परत जैसे कि ये विभक्त हो रही है, ये ऊपरपट्टी और जो ऊपरी मेंटल, दोनों जो मेंटल इनको विभक्त कर रही है, वो इस लाइन को कौन सी असंबता बोला जाता है, असंबता बोला जाता है, मोह डिस्कंटिन्यूटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मोह डिस्कंटिन्यूटी। अब ये क्या है, मोह डिस्कंटिन्यूटी, ये क्या है, असंतप्त क्या है, ये क्या है कि जिस वैज्ञानिक के द्वारा ये बताया गया कि यहाँ पे इसके बाद क्या पाया जाता है, ये वाली परत पाई जाती है, उसी वैज्ञानिक के नाम पर उस जो रेखा है या उस लाइन का जो रेखा है उसका नाम रख दिया गया, उस परत का नाम रख दिया गया जहाँ से वो विभक्त हो रही हैं, उनका नाम रख दिया कि क्या है, वो मोह असंतप्त है या फिर मोह डिस्कंटिन्यूटी है। ठीक है, इसके बाद और क्या है कि इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। किसकी, स्थलमंडल की ऊपरपट्टी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर क्या बनता है, स्थलमंडल बनता है। और वहीं उसके नीचे क्या पाया जाता है, दुर्बलता मंडल पाया जाता है। मतलब अगर हम बोलें तो 10 किलोमीटर
पृथ्वी के स्थल से 10 किलोमीटर से लगभग 200 किलोमीटर तक, ये यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है इसको क्या कहा जाता है, कहाँ से, ये वाले भाग से ये यहाँ तक का जो भाग है इसको क्या कहा जाता है, स्थलमंडल कहा जाता है। कहाँ लिखूं मैं, स्थलमंडल कहा जाता। वहीं ये जो 200 वाला भाग है, 200 से 400 किलोमीटर के बीच में जो पाया जाता है वो कौन सा मंडल है, दुर्बलता मंडल है। कौन सा मंडल है, दुर्बलता मंडल है। कौन सा मंडल है, दुर्बलता मंडल है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको कि नहीं आई है। ये हमारा हो गया, कौन सी हो गई, मेंटल प्रवाह। ठीक है, यहाँ पे क्या, ये कहाँ तक मेंटल भाग कहाँ तक पाया जाता है, 32 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है। और ये कहाँ तक, उसकी ऊपरी जो परत है वो 32 से 700 किलोमीटर तक पाई जाती है, जिसमें 32 से 100 किलोमीटर तक ठोस अवस्था में है। फिर उसके बाद 100 से 400 किलोमीटर तक प्लाज्मा अवस्था में, फिर 400 से 700 किलोमीटर तक कौन सी अवस्था में, फिर से क्या हो जाता है, ठोस अवस्था में हो जाता है। वहीं 700 से 2900 किलोमीटर तक लगभग कौन सी अवस्था में रहता है, ठोस अवस्था में रहता है। और यहाँ पर कौन सी प्रकार के जो सबसे ज्यादा प्रमुखता मिलती है, तो यहाँ पे सीमा की प्रमुखता मिलती है। मतलब यहाँ पर सिलिका और मैक्सिमम की क्या मिलती है, मैक्सिमम की क्या मिलती है, प्राथमिकता मिलती है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको, तो नोट कर लो। और यहाँ पर एक ओरिजिन लेयर भी पाई जाती, बताऊंगी जब आगे पढ़ाऊंगी तब। ठीक है, इतना नोट कर लो। अब हम बात करते हैं क्रोर की। तो क्रोर क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा 2900 से 5100 और 5100 से फिर 6378। कहीं कहीं पर ये 51 से हमें 51,150 मिलता है, तो सॉरी 51,50 मिलता है। कहीं कहीं पर 51 क्या मिलता है, 100 मिलता है। तो यहाँ तक कौन सी कोर पाई जाती है, बाह्य कोर पाई जाती है। और ये क्या है, आंतरिक कोर। अब मैंने ये क्या लिखा, द्रव और ठोस। तो हमारी जो बाह्य कोर है यहाँ पे क्या पाया जाता है, द्रवित अवस्था। सबसे पहले समझते कि कोर में क्या क्या होता है। ये सबसे निचली परत होती है, ये पृथ्वी की संरचना की सबसे निचली परत होती है। तो लिखो, निचली परत होती है, निचली परत होती है। यह 2900 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है, 6378 किलोमीटर तक क्या होती है, पाई जाती है। यहाँ पर कौन सा लावा मिलता है, सॉरी यहाँ पर नीफे की प्रधानता पाई जाती है। मतलब नियोन और आयरन की क्या पाई जाती है, प्रधानता पाई जाती है। तो यहाँ पे काय की प्रधानता पाई जाती है, नीफे की। मतलब काय की, नियोन एवं आयरन की क्या पाई जाती है, प्रधानता होती है। और यही क्या होता है, सबसे भारी तत्व होते, क्या होते हैं, यह सबसे भारी तत्वों से ग्रसित होती है। भारी तत्व क्या होते हैं, पाए जाते, यही क्या होते, सबसे भारी तत्व होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, हमारे नियोन पे पाए जाते हैं। इसका जो घनत्व है वो बात करेंगे परतों के अकॉर्डिंग कि बाह्य कोर पर कितना घनत्व है और आंतरिक कोर पर कितना घनत्व। इसका तापमान भी हम कोर में। अब इसको दो भागों में विभक्त करते हैं। कोर कितने प्रकार की होती, कितने भाग में हमने विभक्त कर दिया इसको, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। क्या विभक्त कर दिया, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। ठीक, अब बाह्य कोर क्या होता है, बाह्य कोर कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है, 2900 से 5150 तक पाई जाती है। कहाँ तक पाई जाती है, 2900 से 5150 किलोमीटर तक पाई जाती है। और ये कौन सी अवस्था में, ये द्रवित अवस्था में। कौन सी अवस्था में है, द्रवित अवस्था में है। साथ ही साथ यहाँ पर बेसाल्टिक लावा पाया जाता। कौन सा लावा पाया जाता, बेसाल्टिक लावा पाया जाता। बेसाल्टिक
ये बुक में नहीं लिखा है लेकिन मैं बताई, बेसाल्टिक लावा पाया जाता है और इसका जो घनत्व होता है, कौन सी बाह्य कोर का जो घनत्व होता है वो लगभग 11 से 12 क्या होता है, प्राप्त होता है, हमें 11 से 12 प्राप्त होता है। और इसका जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो लगभग कितना पाया जाता है, 4000 से लगभग 4500 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, इसका तापमान होता है। और क्या फैक्ट रह गया कि यहाँ पर प्लाज्मा अवस्था में है और प्लाज्मा अवस्था में होने के कारण क्या होता है कि ये जो है इसको क्या बोला जाता है, हीट, क्या बोला जाता है, ऊर्जा का घर, या इसको बोला जाता है हीट इंजन। क्या बोला जाता है, ये बहुत ज्यादा कैसी है, तरल अवस्था में, और तरल अवस्था में लावा जो धधकता हुआ क्या है, लावा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हीट इंजन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हीट इंजन कहा जाता है। समझ में आ रहा सभी को? ये क्या हो गया, बाहकोर हो गया, क्या हो गया, बाहकोर हो गया। बाहकोर में क्या क्या हमने देखा कि इसकी जो मोटाई है वो कितनी, 2900 से 5150 किलोमीटर तक पाया जाता है, द्रवित अवस्था में है, ठीक है। बेसाल्टिक लावा पाया जाता है यहाँ पे, और इसका घनत्व जो है वो 11 से 12 किलोमीटर तक हमें प्राप्त होता है। अब बात करते हैं आंतरिक कोर की, तो ये कौन सी अवस्था में है, ये कौन सी अवस्था में, ये ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। और इसका जो घनत्व है, घनत्व लगभग 12 से 13 प्राप्त होता है, ठीक है। और इसका जो तापमान है, तापमान ये कितना है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है, कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस है। और यहीं पर सर्वाधिक, यही क्षेत्र आंतरिक कोर, यहीं पर सर्वाधिक क्या मिलता है, नीफे की 99% की क्या मिलती है मात्रा, यहीं पर सर्वाधिक 99% क्या मिलता है, नीफे प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है, नीफे क्या होता है, प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पे काय की अधिकता है, आयरन की अधिकता है, आयरन की अधिकता है। अब आयरन की अधिकता इसलिए तो चुंबकीय क्षेत्र वहां पे लगता है। चुंबक क्या करता है, लोहे को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, करता है कि नहीं, या तो कोई और तत्व उसको क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, आकर्षित करता है। तो आयरन की मात्रा केंद्रीय भाग में होने के कारण क्या करता है, यहाँ पे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र निर्मित, चुंबकीय क्षेत्र हमें दिखाई देता है, हमें महसूस होता है। तो ये हो गई हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो बेहतर है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उम्मीद करती हूँ कि समझ में आया होगा कि हमारी भूपर्पटी के क्या भाग है, मेंटल क्या होती, वहां की क्या क्या विशेषताएं, और बाह्य कोर और आंतरिक कोर की क्या क्या विशेषताएं, और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। अब हम कल के वीडियो में देखेंगे कि भूकंप क्या होता है। मैंने आज इसलिए आपको भूकंप नहीं पढ़ाया क्योंकि आपको ये जानना बहुत आवश्यक है कि पृथ्वी की आंतरिक कोर पर कौन कौन सी अवस्था में क्या पाया जाता है। तभी आप क्या कर सकते हैं, उस भूकंप को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और साथ ही ये ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ की जो संचरण क्षेत्र है, जो भूकंपी तरंगों का संचरण क्षेत्र है, वो छाया क्षेत्र का निर्माण क्यों करती है और छाया क्षेत्र कैसे निर्मित होता है। तो ये समझने के बाद ही हमें वो चीज समझ में आएगी। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम कल के वीडियो में देखेंगे कि भूकंप क्या होता है, भूकंप कैसे आता है, भूकंपी तरंगे किसे कहते हैं, तरंगे क्या होती हैं, ठीक है, और भूकंपी तरंगे क्या होती है, भूकंपी संचरण क्या होता है, ये सभी चीजें हम कल के वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तब तक के लिए सभी को जय माता दी, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।